जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बल्कि मुझे उनके साथ बैठकर यहाँ बहुत ऑनर फील हो रहा है। एक बेहतरीन शख्सियत, और जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को सर्व किया अपनी काबिलियत के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए, वो काबिल तारीफ़ है। एक बेहतरीन पोएट हैं, बेहतरीन राइटर हैं, 3 किताबें लिखी और माशाल्लाह से 3 ही किताबों पे उन्होंने प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी हासिल किया। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का है और आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मैं उनके साथ बैठकर कुछ सीखने का मुझे मौका मिलेगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जो मौका मिला है इसे अवेल ज़रूर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए उन्हें वेलकम करते हैं, ताकि आगे का जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र है और किस तरह से उनका ये एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से जान सकें। आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नौरीन तलत अरूबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको वाकई शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप अमेरिका में होती हैं और हमारे लिए यहाँ जैसी अब मौका आपको मिला, आप आई और हमारे पास तशरीफ़ ले आई। खुशबख्ती है अपने मुल्क में आना और इन फ़ज़ाओं को, इनकी मोहब्बतों को महसूस करना। बेशक बेशक। खैर, आपका जो तवील सिलसिला रहा आपके काम के हवाले से, आपने एज अ पोएट भी बहुत काम किया, एज अ राइटर काम किया, और सबसे मज़े की बात है कि आपने एज अ न्यूज़ एंकर जो था वो स्टार्ट लिया अपने करियर का। पीटीवी के साथ मुंसलिक रही बहुत अरसा। तो सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे यही करूँगी कि न्यूज़ एंकर का जो सफ़र था वो ही आपने क्यों चूज़ किया, और उसके बाद फिर ये जो चेंजेस आए किस तरह से आए? बस दौरे तालिब इल्मी में मुकर्ररा थी, शायरा थी, तो इन रास्तों पे जो निकल जाता है फिर अगली मंजिलें ऐसी ही होती हैं। तो मेरे वालिद रेडियो के न्यूज़ कास्टर थे। अच्छा। तो उन्हें देखकर मुझे शौक़ हुआ कि मैं खबरें पढूं, इंटरेस्ट पैदा हुआ। और पहली बार जब मैंने ऑडिशन दिया था न्यूज़ का, तो टीनेजर थी मैं, और बड़ी मुश्किलों से एज के मामले में काफी गड़बड़ हुई और फिर खैर सिलेक्शन तो हुई। कितना टाइम हो गया उसको किए हुए, मतलब किस ईयर में आपने स्टार्ट किया? मैं कॉलेज में कॉलेज गर्ल थी आप? जी बिल्कुल। और फिर जब रेडियो से मैंने जो खबरें पढ़नी शुरू की वो पंजाबी ज़ुबान में थी। अच्छा। और उसके साथ ही जैसे ही कॉलेज में पहुँचे तो ये पीटीवी से मुंसलिक हो गए। सही और सिर्फ न्यूज़ कास्टर नहीं, मैं पीटीवी की स्क्रिप्ट राइटर भी। स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामाज आपने लिखे कितने? नहीं, ड्रामास नहीं लिखे, लेकिन स्क्रिप्ट लिखा काफ़ी अरसा। पीटीवी टाइम जो एक बड़ा उनका मशहूर प्रोग्राम था ख़तों के जवाब वाला, वो लिखती रही। और उसके बाद बहुत से मुशायरों की निज़ामत की पीटीवी पर ही। बिल्कुल। और ज़ाहिर है अगर इनके करियर के आगाज़ से पहले की बात की जाए तो 342 इनामात आपने माशाल्लाह हासिल किए, मुख्तलिफ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल कॉलेजेस की। तो मेरे ख्याल से आप तो तरशी हुई जो थी वो आपने कदम रखा है मीडिया इंडस्ट्री में। बिल्कुल, हमारे घर में माहौल ऐसा ही था। सही। और मेरी वालदा की बहुत मेहनत इसमें शामिल थी। बहुत उन्होंने हमारा ख्याल रखा हर तरीके से। सो स्वीट। शुरू में जो तकारीर थी वो भी उन्होंने ही लिख कर दी। अच्छा। बोलना सिखाया, जो इत्माद आया वो उन्हीं से आया। वाकई। और वही वाली हकीकत बात यही होती है कि जो आपकी पहली जो तरबियत होती है और आपका जो स्कूल होता है कुछ भी सीखने के लिए, वो आपके घर से ही आगाज होता है। आपके मेंटोर आपके वालिदैन ही होते हैं सबसे पहले, फिर असातिज़ा, फिर आगे बढ़ता है सिलसिला। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो न्यूज़ एंकर के हवाले से बात हो गई। उसके बाद आपने राइटिंग की तरफ आई, तो ये जो एकदम से जंप था ये क्यों था? आपने इसी को एज ए न्यूज़ कास्टर को क्यों नहीं? उसके बाद राइटिंग की तरफ नहीं आई, तो आपने शुरू कर दिया था एज अ प्रोफेशन। हाँ, मुझसे कोई पूछता है कि शायरी कब शुरू की थी, तो अक्सर मैं मजाक में कहती हूँ कि शायद ये मेरी पैदाइश से भी पहले का वाक़या है, क्योंकि मेरे दादा शायर थे, फिर वालिद शायर थे, माशाल्लाह। और घर में जो गुफ्तगू हम बचपन में सुनते थे वो अक्सर मिसरों में होती थी। तो हमारी तरबियत इस अंदाज में हुई कि नहीं पता कि किस वक्त इस राह पर चल निकले। आपने उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी सब में आपने लिखा? जी, मैंने ये तकरीर की इन ज़बानों में। अच्छा। और लिखा पंजाबी में, थोड़ा बहुत लिखा पंजाबी में, लेकिन उर्दू ही मोस्टली, ओढ़ना बिछोना उर्दू ही। ओके, सही। तो मोस्टली जो आपकी आप लिखती थी, जो आपकी शायरी थी, वो किस आप नसर की तरफ ज़्यादा क्यों नहीं गई? आपने शायरी की तरफ ही क्यों ज़्यादा? बताया ना, माहौल ऐसा मिला घर में, कोई सब लोग शायर थे
ओके। तो बस वो शायरी तो बचपन से जैसे हमारी घुट्टी में शामिल थी, तो शायरी की तरफ अच्छा, और निकल गए। अगर मौज़ूआत के हवाले से बात करूं तो मोस्टली आपने कौन से ऐसे टॉपिक्स जो थे वो हमेशा अपने काम के में रखे, फोकस रखे? देखो, जब हम तालिब इल्म थे तो नज़्म और गज़ल यही दो चीज़ें होती थी, और यही दो चीज़ें लिखते रहे, और इन्हीं में बहुत सारे इनामात भी इसी सिलसिले में हासिल किए। लेकिन नात की तरफ कैसे ये सफ़र गज़ल का शुरू हुआ? अगला सवाल मेरा यही था कि गज़ल के हवाले से तो बातचीत हो गई, लेकिन एक और इंकशाफ जो आपका हुआ वो ये था कि गज़लों की तरफ से आप फिर माशाल्लाह से नात ख्वानी की तरफ आई। तो वो जो एक चेंज आया वो किस तरह से था, और फिर इस सफ़र में आपको किस तरह से फील हुई? और आपकी गज़लें तो माशाल्लाह से गाई भी गई थी, तो वो एक फ़ेज़ बहुत ही अपर लेवल पर था, और उसके बाद फिर माशाल्लाह से आपको जो है वो नात ख्वानी की तरफ आपका रुझान बढ़ा। ये बहुत बड़ा एजाज़ था मेरे लिए कि मैं जिस वक्त तालिब इल्म थी उस वक्त मैंने आपको बताया जैसे पीटीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एंकर करती थी। जी, तो जी, जी, मुझे बताया गया कि मुझे अताउल्लाह ईसा खेलवी का इंटरव्यू करना है। सही। तो मैं उसी वक्त किसी तकरीरी मुकाबले से वापस आ रही थी, और मेरे हाथों में वो जीते हुए कप थे। तो अताउल्लाह साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि ये क्या? मैंने उनको बताया, मैंने कहा एक सुबह एक तकरीरी मुकाबला और अब एक मुशायरा जीत कर। उनको अच्छा, आप शेर कहते हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कौन सी गज़ल? तो मैंने उनको दिखाई, उन्होंने कहा मैं ले लूँ? मैं बड़ी हैरान हुई, क्या मतलब ले क्यों ले लूं? हाँ। तो वो जब उन्होंने कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे उसकी ऑडियो कैसेट जो है वो बाय पोस्ट मुझे मौसूल हुई। तो आप सोच सकती हैं कि एक तालिब इल्म शायरा के लिए बिल्कुल ये कितना क्रेडिट बड़ा है, एजाज़ बहुत था, बड़ा। और वो इतना बड़ा नाम अताउल्लाह ईसा खिलवी का कि मैं आज तक इस बात पे बहुत हैरान हूं। और वो क्या शायरी थी, जरा कुछ अगर हमें अशार सुनाए? हाँ, उसकी वो थी, दोनों को आसकीना निभानी मोहब्बतें, वाह, अब पड़ रही हैं हमको भुलानी मोहब्बतें। वाह वाह। सब सर बसर फरेब हैं, क्या इनका एतबार, ये प्यार हुस्न इश्क जवानी मोहब्बतें। वाह। जाने वो आज कौन से रास्ते से आए घर, हर मोड़ हर गली में बिछानी मोहब्बतें। क्या बात है। किन किन रफ़ाक़तों के दिए वास्ते मगर उसको न याद आई पुरानी मोहब्बतें। वाह। नफ़रत के वास्ते कभी फुर्सत नहीं मिली, अपनी है मुख्तसर सी कहानी मोहब्बतें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ये आपने किस एज में लिखा था? ये टीनेज में, सेकेंड ईयर की बच्ची इतनी गहराई के साथ अगर कुछ लिख रही है तो वाकई वो, अगर आप कोई भी होता तो मेरे ख्याल से उसे इस तरह से अप्रिशिएट किए बगैर रह ही नहीं सकता था। मैंने जब ये गज़ल छपने के लिए नवाबत में भेजी तो अताउल्लाह कासमी साहब उस वक्त उसके इंचार्ज होते थे। और वो मेरे वालिद के दोस्त भी हैं। सही। तो उन्होंने कॉल की अब्बू को और कहा कि तुमने लिखी है ना ये गज़ल? कहा भाई मैंने तो देखी भी नहीं, यकीन करो मुझे नहीं पता कि कौन सी गज़ल उसने आपको भेजी है। तो ये अक्सर होता था कि चूंकि वालिद शायर थे तो जब छोटी उम्र में आप मतलब इतनी मैच्योर गज़ल थी कि आप अगर वैसे ही आप ना बताती तो वाकई किसी को भी लग सकता था कि कोई बहुत ही मतलब मैच्योर बंदा, बड़ी उम्र का बंदा जो है, जो समझदार है, वो ये लिख रहा है। तरबियत होती है, घर का माहौल इसमें बहुत मददगार साबित होता है। और बहुत छोटी उम्र में ही वालिद की वजह से हमें बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत का मौका मिला, तो बहुत से लोगों से सीखने का मौका मिला। वालिद की वजह से कौन सा ऐसा शायर है जिनको हमने अपने घर में नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर अदबी नशस्तें होती रहती थी। तो हमारी तरबियत में बहुत से लोगों का किरदार है। अगर आप पूछें तो मैं आपको मतलब ऐसे नाम बता सकती हूँ कि खुद भी मुझे फ़ख्र होता है कि मैं उनसे मिली, मैंने उनके हाथ से इनामात लिए। मसलन मैंने हफीज़ जालंधरी के हाथ से अपने दौरे तालिब इल्मी में इनाम हासिल किया, और हफीज़ साहब ने इतना बड़ा फ़ख्र दिया मुझे कि जिस वक्त वो मुझे इनाम दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़की होता तो मैं उस अंदाज में पढ़ता जैसे तुमने गज़ल। वाह, कितना खूबसूरत। तो इतनी खुशी हुई इस बात की। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ के हाथ से इनाम लिया मैंने। हमारे बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे सादकैन साहब, और उनके साथ उस मुशायरे में शिरकत का मौका मिला मुझे
जिसमें उन्होंने बैठ के कहा लाओ बिटिया तुम्हारी तस्वीर बनाए, अरे और वो वाह! स्केच उन्होंने मुझे बना कर दिया, और क्या वो बड़ा बात है। मेरे लिए एजाज़ है कि वो मेरे पास आज में वाह, महफूज है। क्या बात है। अच्छा, आपके नातिया मजमूए के हवाले से अगर बात करूं तो वो कितने आए हैं अभी तक? 2 नात के और 1 हमद का अच्छा, अभी तक आ चुके हैं, और काफ़ी सारे जो मैंने अमेरिका के क़याम के दौरान लिखे उनके छपने की भी नौबत नहीं आई, इंशाल्लाह जल्द। इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, आगाज़ में भी मैंने जिक्र किया था कि 3 किताबें लिखी और तीनों किताबों पे आपको सदारती जो है अवार्ड मिला, तो यही वो 3 किताबें थी या उनके टॉपिक्स कुछ मुख्तलिफ थे? नहीं, यही नात और हमद की ही हैं, अच्छा, क्योंकि उन्हीं पे। गज़ल का मजमुआ अब तक शाया नहीं हुआ मेरा। अच्छा, नाम नात बताइएगा। की तरफ ही मैं आ गई थी, और जैसे आपने पूछा कि ये सफ़र कैसे, तो मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई। अच्छा। तालिब इल्मी का दौर ही था। ओके। और उस वक्त मुझे शादी होके जद्दा जाके बसने का मौका मिला, और आप सोच सकते हैं कि वो दहलीज़ हरम है। बिल्कुल। मैं उससे पहले शायद कभी भी इस तरफ मतवज्जो नहीं हुई थी। मेरी वालदा बहुत बड़ी आशिक़ रसूल थीं। हमारे घर में अक्सर मिलाद की महफ़िलें होती थीं, और हम सुनते थे। उस वक्त कभी मुझसे कोई पूछता था कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मैं कहती थी मिलाद पढ़ने वाली। ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ही हमें सादत ऐसी दे देगा। ये बहुत बड़ी सादत जो मुझे हासिल हुई मेरी वालदा की दुआओं से यकीनन। और वो एक ज़ाहिर है अंदर तो था वो सब कुछ, लेकिन वो उस तालिब इल्मी के दौर में आप उस तरह से नहीं सोचते जो मुझे देखने का मौका अल्लाह ताला ने दिया। और बार बार हरम पाक हर जुम्मे तो लाजमी था वहाँ जाना, और हर महीने मदीना मुनव्वरा जाना। तो ये सादतें जो थीं इकट्ठी होती रहीं, और एक दिन ऐसा आया कि मेरे दिल की एक अजीब सी कैफियत थी, और मैंने ग़िलाफ़े काबा पकड़ा और दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे गज़ल की तरफ से हटा के हमद और नात की तरफ लगा दे। बाद में डांट भी पड़ी अपने वालिद से कि मशरूत किस लिए मांगी दुआ, गज़ल भी लिखती रहती साथ में। इनका पता नहीं वो एक अंदर से आपको कहलवाए गए। और बस वो दुआ मैंने वहाँ मांगी किन अल्फाज में कि नात का शेर अकीदत के उजाले से बने, मेरी पहचान इसी एक हवाले से बने। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहचान अल्लाह ताला ने बनाई। अच्छा, वो जो 3 किताबें थी उनके नाम क्या थे? पहली किताब का नाम हाज़री। और आप समझ सकते हैं कि ये कैसा बामानी नाम है कि वो हाज़री इतने तवातर से मुझे नसीब हुई, जिसके लिए लोग सालों इंतज़ार करते हैं। वो एक जो पहला मंजर होता है जब आप खाने काबा को देखते हैं, वो आंखें, वो वाला वो जो फीलिंग होती है ना, जो खुद वहाँ जाता है और इसको फील करता है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कितनी देर यकीन करें मैं सजदे में रही, और मुसलसल मेरे आंसू बहते रहे कि शायद मेरे मियाँ को कुछ देर के लिए लगा कि मैं गुजर तो नहीं गई कि मैं सजदे से उठी नहीं। कैफियत ही ऐसी होती है ना, आप नहीं कंट्रोल कर पाते अपने आप के ऊपर। अक्सर हम दूसरे लोगों को पहले जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या ऐसी फीलिंग है जो ज़ारो कतार रोना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप खुद जाते हैं और वही कैफियत आप पे तारी होती है, तब समझ में आता है कि वाकई ये अंदर से निकलता है। मैं वो बता रही हूँ ना कि मेरे घर में जब मैं बचपन में ये माहौल देखा, तो मेरी वालदा बहुत रोती थी। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी आता था तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे, और उस वक्त हम हंसते थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज अगर वालदा होती तो मैं उनको दिखा सकती कि वाकई ये एग्जैक्टली सेम फीलिंग हमारी भी होती है। वाकई ये बात तो है। वेल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी सादत दी है, और हाज़री के बाद फिर आपकी कौन सी किताब आई, उसके बारे में भी बताइएगा। जी, दूसरी किताब का नाम है ज़हे मुक़द्दर। ज़हे मुक़द्दर, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम। और ये कुछ 60 किताबें थीं मुकाबले में, जब इस किताब को पहला इनाम सदर पाकिस्तान ने दिया, और फिर पहला हमदिया मजमुआ आया जिसका नाम है रब्बाना। जी। और हमद का एक दूसरा मजमुआ भी आने वाला है, और नात की 4 मज़ीद किताबें इंशाल्लाह चंद माह में शाया हों। क्या बात है। आप यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, बड़े खूबसूरत मनाजिर जो हैं उनका ज़िक्र हो रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कुछ अगर आप अपने कलाम में से हमें आज यहाँ सुनाएं। जी ज़रूर, शुक्रिया। नात मेरा मैदान है और मेरी पहचान है, तो नात से आगाज़ करते हैं।
जो चश्मे तर को ही काफ़ी ख्याल करते हैं, वो अर्ज़े हाल इजाफ़ी ख्याल करते हैं। सुभान अल्लाह। कोई भी काम जो साबित नहीं मोहम्मद से, कोई भी काम जो साबित नहीं मोहम्मद से, उसे वफ़ा के मनाफ़ी ख्याल करते हैं। वाह। ये पैरवी है कि हम भूख रख के खाते हुए, ये पैरवी है कि हम भूख रख के खाते हुए नबी की बात को शाफ़ी ख्याल करते हैं। अदाए तौबा सिखाई है मुस्तफ़ा ने हमें, हम इसको रूह की साफ़ी ख्याल करते हैं। क्या बात है। और दरे हुजूर पे मुझसे यकीन वाले बहुत, दरे हुजूर पे मुझसे यकीन वाले बहुत, जो हाज़री को मुआफ़ी ख्याल करते हैं। क्या बात। गुनाहगार बहुत हैं ये उम्मती, लेकिन नदामतों को तलाफ़ी ख्याल करते हैं। वाह। पिरो रही हूँ नबी जी की शान में मोती, जो सादा दिल हैं कवाफ़ी ख्याल करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। इसी के साथ आपने और भी असनाफ में शायरी की है, तो अगर उस हवाले से अगर कुछ और आप हमें सुनाएं। हाँ, एक मुख्तसर सी नज़्म ज़रूर, क्योंकि गज़ल कहने से तो अब मैंने चूँकि दुआ मांगी दुआ थी, मांग तो ली गज़ल है। के शेर जहन में नहीं आते, लेकिन नज़्म में कहती हूँ। अच्छा। नात के साथ साथ मुख्तसर सी एक नज़्म है जिसका उन्वान है शिकायत। शिकायत। मुझे दिल से शिकायत है, ख़ुद अपने मुस्तरब दिल से, हमेशा से ये दिल मेरी खुशी बर्बाद करता है कि एक छोटा सा गम पाकर पुराने से पुराने सानहे को याद करता है। क्या बात है। मुझे दिल से शिकायत है। वाह वाह, और मेरे ख्याल से हर दिल का हाल इसी में बयान ऐसा ही आपने किया है, क्योंकि वाकई हकीकत है कि आप जब कोई एक छोटी सी चीज़ भी ऐसी दुख देने वाली याद करते हैं तो आपको पुराने साने भी सारे याद आ जाते हैं और फ्लैशबैक में आप चले जाते हैं। बड़ी आपने गहराई से जो है वो हर दिल की जो आवाज़ एक में जगह समेट दी है। बहुत खूब, बहुत खूब। नौरीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए यहाँ, कीमती वक्त अपना था आपका। जाहिर सी बात है बहुत कम दिनों के लिए आप यहाँ पर हैं, फिर भी आप तशरीफ़ लाई, बेहद शुक्रिया उसका। और अल्लाह ताला आप जैसी सादत और लोगों को भी दे, उनके दिल में भी डाले, इसी तरीके से वो इसी रास्ते पे चल पड़े और आपका काम हमेशा ऐसे ही सराहते रहे। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू।